धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपकी जानकारी में ला देना चाहते हैं कि आज है जुमेरात यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और आज का ये बुलेटिन धाकड़ खबर का आखिरी बुलेटिन है। कल धाकड़ खबर छुट्टी पे रहेगा। परसों शनिवार की सुबह यानी कि हफ्ते के रोज आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन कल आप लोग फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन धाकड़ खबर पर एक इंटरव्यू देख सकते हैं कानपुर के एडवोकेट नासिर अहमद का, जिसमें हमने बात की है रईस, आफ्ताब और सैफ को पुलिस वालों ने कैसे गोली मारी और अब उस मामले में कोर्ट से क्या आदेश हुआ है। जानने के लिए जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर कानपुर की उसी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। कानपुर का एक इलाका है बाबूपुर। भाई यहाँ पिछले साल सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पुलिस वाले गोली चला देते हैं। रईस की मौत हो जाती है, आफ्ताब की मौत हो जाती है और सैफ की मौत हो जाती है। तीनों की हत्या का आरोप पुलिस वालों पर लगाते हुए 156(3) के तहत सीआरपीसी 156(3) के तहत एडवोकेट नासिर हुसैन सीएफएम कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाते हैं, लेकिन आज 8-10 महीने बाद उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पुलिस का कहना है पहले से इस मामले में एफआईआर दर्ज है, इसलिए वो अलग से कोई एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमने वकील साहब से पूछा कि अब क्या करेंगे और दूसरे अदालत के इस फैसले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा। सुबह 10 बजे उस इंटरव्यू को आप धाकड़ खबर पे देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा का नाम आप लोग जानते होंगे। आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल किया और उसके बाद मायावती को भी साथ मिला लिया, जबकि मायावती की ना इनसे मुलाकात हुई ना असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि कहीं कुछ कर नहीं पाए हैं। इनकी दुनिया तब से ही उजड़ गई जब से ये भाजपा से बाहर निकले हैं। वहाँ पर ये एचआरडी में राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जैसे वहाँ से बाहर आए फिर महागठबंधन के साथ रहे, महागठबंधन वालों ने छोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना गठबंधन बना लिया, चुनाव लड़ा, लेकिन टाइम फिस हो गए। ये अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जिनके भक्त आजकल बहुत बढ़ गए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी के भक्त जो हैं वो नरेंद्र मोदी से भी बड़े भक्त हो गए हैं, वो ज़रूर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गए हैं। और उसके बाद अब बंगाल में जो है ममता बनर्जी की नींव या यूं कहें किला ढाने पर तुले हुए हैं। खबर क्या है उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी वो जान लीजिए। ट्वीट करके आरएलएसपी पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा का उपहास उड़ाने यानी कि मजाक उड़ाने के मामले में बिहार के पटना गया और इसके बाद बिहार शरीफ में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कंगना राणावत के खिलाफ कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई हैं। एक के बाद एक अलग अलग ज़िलों में ये अर्जियां दी जा रही हैं। आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्विटर इंडिया के हेड जो हैं उनके खिलाफ भी, जिनका नाम बताया जा रहा है दिनेश माहेश्वरी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट हटाए नहीं हैं शिकायत के बाद भी। बता दें यो फनी सिंह नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसी से ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया था और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये लोग जिहादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ऐसा कुछ लिख दिया था। इन लोगों का आरोप है ऐसा। तो कंगना राणावत के खिलाफ अब ये लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। बता दें आपको, ऐसे ही एक मामले में दिल्ली की बांद्रा अदालत से कंगना राणावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसमें वो पेश नहीं हो रही है। जनवरी तक का उसने कोर्ट से टाइम मांगा है और कहा है कि वो जनवरी में जाके उस मामले की जांच में सहयोग करेगी। अब बिहार में देखते हैं उसके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज होती हैं, लेकिन उसे भी चर्चा में बने रहने की आदत हो गई है। वैसे फिल्में तो कहीं चलती नहीं थी, इस बहाने कम से कम चर्चा में तो बने हुए हैं। कुछ बोलो उल्टा सीधा और सामने से फिर कुछ रिएक्शन हो तो कम से कम चर्चा तो बनी रहे। आखिर पब्लिसिटी भी तो बड़ी चीज़ है। ये अलग बात है कि किस तरीके से हासिल की जा रही है। तीसरी खबर आपके सामने दिल्ली हाईकोर्ट से रख रहा हूं। ऐसा लग रहा है राशन कार्ड के मुद्दे पर, या यूं कहें राशन कार्ड बनाने के मुद्दे पर बेनकाब हो गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार हाईकोर्ट में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है वो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। 2017-2018 के दौरान केजरीवाल सरकार ने एक भी राशन कार्ड के आवेदन को मंजूरी नहीं दी है। ये बाकायदा हलफनामा देते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा है। लेकिन साहब अब उनका ये हलफनामा और सामने आपके जो है वो आरटीआई के आंकड़े इस बात को झूठा साबित कर रहे हैं। 2016 में दिल्ली में
ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड बनाए गए, 17 में भी, 18 में भी और 19 में थोड़ा कम बनाए गए। आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से शुरू कर लेते हैं, 8,351 राशन कार्ड बनाए गए। इसके अलावा 2018 में 31,688 राशन कार्ड बनाए गए, 2019 में 36,158 राशन कार्ड बनाए और इस साल जो है कोरोना चल रहा था, 2020 का मामला था, तो 11,965 राशन कार्ड बनाए। लेकिन वहाँ हलफनामा देके कह रहे हैं जी हमने तो 17-18 में कोई बनाए ना जी, ऐसी बात वो कह रहे हैं, जिसके बाद अदालत में मामला फंसा हुआ दिख रहा है। राशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर 2 महिलाओं ने पिटीशन दाखिल की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई कर रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई बताया जा रहा है 18 जनवरी को होगी। 24 दिसंबर है, आपको पता ही होना चाहिए। 23 दिसंबर से बहुत सारी अदालतें अब छुट्टी पर चली गई हैं, शीतकालीन अवकाश। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन के लिए 40 संगठनों को बनाया जाए पार्टी। जी हाँ, ये बात कहते हुए एक नए तरीके से संशोधन पिटीशन को दाखिल किया है ऋषभ शर्मा ने। बता दें, ऋषभ शर्मा वही शख्स हैं जो सबसे पहले किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा साहब दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठ गए, इससे कोरोना फैल रहा है, रास्ता बंद हो गया, इन्हें हटाया जाए और इन्हें हटाने का जो आदेश है वो दिया जाए। लेकिन अदालत ने 16 और 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन आपके पिटीशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा किसान संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। तो उसके बाद इन्होंने एक संशोधित पिटीशन तैयार की और उसे दोबारा से दाखिल कर दिया। अब देखेंगे जब वक्त पड़ेगा, जनवरी में जाके वक्त पड़ रहा है, क्योंकि कहा था कोर्ट ने कि इसके लिए एक अवकाश प्राप्त पीठ बना दी जाएगी, बेंच बना दी जाएगी। तो बेंच बनाई जाएगी तो उस पर वो सुनवाई करेगी। तो इन्होंने कुल मिलाकर 40 संगठनों को शामिल करने की बात की है। बता दें आपको, सरकार से जो बात करने लोग पहुंचे थे वो भी 40 संगठन, शायद इन्होंने वहीं से आंकड़ा उठा लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी डीएनए कराने नहीं पहुंचे हैं भाजपा के विधायक। ये खबर हमारे पास उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड की द्वारहाट सीट से एक बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है महेश नेगी। उन पर यहाँ की एक महिला ने आरोप लगाया कि साहब उनकी जो बेटी है उसके जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो पिता हैं वो महेश नेगी हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। मुकदमा दर्ज हुआ, हल्ला मचा, पूरा सब कुछ बात डीएनए तक पहुंची। अदालत ने कहा कि ठीक है डीएनए करा लो। अब डीएनए कराने के लिए तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन ये पहुंचे नहीं। इनका वकील पहुंच गया, कह रहा साहब तबीयत खराब है जी, अगली तारीख लगा दो जी। अदालत ने कहा अच्छा भाई ठीक है, अगली तारीख लगा देते हैं। 11 जनवरी की तारीख लगा दी गई। बता दें आपको, नारायण दत्त तिवारी जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उन पर भी ऐसा ही आरोप लगाया था एक महिला ने, जिसके बाद डीएनए तक मामला पहुंचा था अदालत में और उसके बाद उन्होंने रोहित नाम के उस शख्स को अपना बेटा मान लिया था। हालांकि बाद में रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसकी पत्नी अपूर्वा हाल फिलहाल उसी मामले में जेल में बंद है। तो ये उत्तराखंड के जो नेता हैं, ये मुझे लग रहा है इस तरीके से करने में ज़्यादा माहिर हैं, अलग से कहीं और पे बहुत कुछ कर डालते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मंदिर और मस्जिद को लेकर मथुरा की कोर्ट में अब दाखिल हुआ है तीसरा मामला। जी हां, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फिलहाल मथुरा के मामले को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरा केस ठाकुर केशव देव महाराज समेत 5 लोगों की ओर से दाखिल किया गया है। अर्जी लगाई गई है जिस पे बताया जा रहा है कि अदालत 22 जनवरी को सुनवाई कर सकती है। क्या कहा गया वो थोड़ा सा जान लीजिए। कहा गया कि 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और इसके अलावा शाही मस्जिद और ईदगाह कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था उसको रद्द कर दो जी। वो समझौता गलत है जी, अवैध है जी वो। और सारी जो ज़मीन है जिस पे मस्जिद और ईदगाह बनी हुई है उसको ढा के तोड़ के वो सारी ज़मीन जो है मंदिर स्थान को दिला दी जाए, ये मांग करते हुए एक तीसरी अर्जी लगाई गई है। बता दें इससे पहले एक महिला रंजना अग्निहोत्री सबसे पहले एक अर्जी लेके पहुंची थी। उसके बाद एक शख्स जो हिंदू आर्मी के अपने आप को नेता बता रहे थे, उन्होंने विकास यादव बताया था अपना नाम और कहा था कि जी मैं तो श्री कृष्ण का वंशज हूँ, उन्होंने भी अर्जी लगाई है। तो सारी इन अर्जियों पर अब जनवरी में सुनवाई होगी। धीरे धीरे करके इस मामले को हवा दी जा रही है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है, उसमें कहा जा रहा है कि हमारे 27 मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, उसका मलबा यहाँ पे लगा हुआ है। 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इसी तरीके से काशी का मामला भी उठाया जा रहा है। तो लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अयोध्या मामला निपटने के बाद लग रहा था कि अब ऐसे मुद्दों को हवा नहीं दी जाएगी, लेकिन क्या करें, आता तो कुछ है नहीं, या तो नाम बदलो या तो हिंदू मुस्लिम करो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है जो केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। केरल का सबरीमाला मंदिर का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन इस बार कोई कमेटी लेके नहीं पहुंची है, कोई हिंदू संगठन लेके नहीं पहुंचा है। चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव कहलाते हैं केरल के, वो पहुंचे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा साहब 7 महीने तक बंद रहने के बाद अभी 16 दिसंबर को सबरीमाला मंदिर को खोला गया और हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी कि एक दिन में 5000 लोगों को दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं। ये तो गलत है साहब। कोरोना चल रहा है और नया नया कभी ब्रिटेन से कोरोना नया पैदा हो जा रहा है, कभी अफ्रीका से कहीं कोरोना नया पैदा हो जा रहा है और तमाम तरीके के केस मिल रहे हैं। ऐसे में इतनी भीड़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे लोगों का जो है जांच कराई जाएगी, तमाम चीज़ें हैं, ये दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को सामने रखते हुए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर रोक लगाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हज़ार लोगों के आने की व्यवस्था बनवाइए। देखेंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, क्या हाईकोर्ट के आदेश को रोकता है या नहीं रोकता है। जब सामने आएगा तो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।